हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रूफ एंड बियॉन्ड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 3 जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज हम इसका इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। देखते हैं, जैसे कि इसमें दिखा हुआ है, चैप्टर में लिखा हुआ है दो चर, तो हमको सबसे पहले दो चर, इसका मतलब इसमें जो भी इक्वेशन दी जाएंगी उसमें दो चर यूज किए जाएंगे। दूसरा लिखा हुआ है रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण, और उसके बाद में लिखा हुआ है युग्म। ठीक है, दो चर का मतलब ए बी यूज कर लिया गया है, एक्स वाई यूज कर लिया गया है, पी क्यू यूज कर लिया गया है, तो चर कोई भी हो सकते हैं। अब रैखिक समीकरण युग्म, अब रैखिक समीकरण एक ऐसा समीकरण जिसमें किसी भी चर की अधिकतम घात एक हो सकती है। जैसे कि लिखा हुआ है ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी इक्वल टू 0, और ये जो लिखा हुआ है ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी रैखिक समीकरण का, स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे ध्यान से देखिए, रैखिक समीकरण युग्म का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, रैखिक समीकरण का मतलब किसी भी वेरिएबल की जो अधिकतम घात होगी वो 1 होगी, जो कि आपको समीकरण में दिखाई दिया होगा। ठीक है, इसको आप चाहें तो मतलब पावर 1 तो आपको समझाने के लिए लिखा गया है, ये इस पर लिख के नहीं आएगा, आपको जो समीकरण होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ दिखाई देगा। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे कि ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी इक्वल टू 0, इस टाइप का। और युग्म का मतलब इसको सॉल्व करना, सिंगल समीकरण सॉल्व करना, एक समीकरण सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए इसको हम युग्म में दिया जाता है। मतलब इसको जो सॉल्व करने का तरीका है वो युग्म में होता है। जैसे कि अब यहाँ पर देखिए, अच्छा ए बी सी क्या है, जहाँ ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, मतलब ये रियल नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है युग्म। युग्म का मतलब होता है ऐसी समीकरण जिसमें या ऐसे दो इक्वेशंस जो पेयर में यूज होते हैं। जैसे कि a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0, एक समीकरण ये हो गया। दूसरा a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0। अब जैसे दो समीकरण दिए गए, एक ये दिया गया, एक दूसरा ये समीकरण दिया गया। अब इस तरह से जब आपको समीकरण दिए जाएंगे तो उसको सॉल्व करना आसान होता है। ये हो गया आपके चैप्टर का एनालिसिस। मतलब जैसे शुरुआत में आपको दिया गया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में युग्म, तो इससे ये पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अच्छा, ये दो जो इक्वेशंस दी गई है इसमें a1 b1 c1, ये क्या है, इस समीकरण के x का, y का और अचर पद का जो गुणांक है वो। और वहीं दूसरे समीकरण में अगर बात करें तो a2 b2 और c2, ये भी क्या है, x का गुणांक है, y का गुणांक है और अचर पद जो होगा उसका गुणांक होगा। ठीक है, या अचर पद ही हम उसको कह सकते हैं। तो इनके गुणांकों का यूज करके कुछ चीज़ें इसमें निकालनी होती हैं। जैसे कि हमको बताना होता है कि समीकरण जो दिया गया है उसका हल, उसमें जो हल आएंगे वो कितने हो सकते हैं। तो उसमें कुछ 3 टाइप के इक्वेशन बनते हैं या 3 टाइप के वैल्यूज़ आती हैं। आइए उनको देखते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहला, जैसे कि फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है कि अगर दो समीकरण दिए हुए हैं उनके गुणांकों की हम तुलना करते हैं, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2। अगर हम a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 निकालते हैं और वो एक दूसरे के इक्वल नहीं आते हैं, ध्यान से देखते हैं इसको। अगर हम उसके गुणांक, जैसे कि ये इस इक्वेशन में गुणांक दिए होते हैं a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 करते हैं और वो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आते हैं, तो इससे हमको ये पता चल जाएगा कि समीकरण के जो हल हैं वो कैसे होंगे। इसका मतलब होता है अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब केवल और केवल एक ही हल निकलेगा। और इसका मतलब ये भी हम लिख सकते हैं, अगर अद्वितीय हल है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि इसकी जो रेखाएं हैं प्रतिच्छेद करेंगी, केवल एक ही जगह पर प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, केवल एक ही हल निकले। अद्वितीय हल का मतलब जैसे दो रेखाएं दी हुई है, मान लीजिए ये कोई एक रेखा है, दूसरी ये कोई रेखा हुआ है। ये वाली रेखा है ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दूसरी रेखा तुम्हारी आपकी दी हुई है a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जिस जगह पर प्रतिच्छेद कर रही है, जिस जगह पर एक दूसरे को काट रही है, ये सिर्फ ये पॉइंट एक ही होगा, इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर काटेगी, अद्वितीय। ठीक है, अब दूसरे कंडीशन आ जाते हैं। दूसरी कंडीशन
दूसरा कंडीशन ये कहता है कि अगर A1/A2 B1/B2 और C1/C2, ठीक है। अगर ये तीनों इक्वल, पहली कंडीशन में क्या था, A1/A2 B1/B2 अगर इक्वल नहीं हो, ठीक है। दूसरा कंडीशन आता है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, अगर तीनों इक्वल हो तो उस स्थिति में उसका जो हल होगा वो कैसा होगा, इस कंडीशन में अपरिमित रूप से अनेक हल। इसमें क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। और इसमें रेखाएं कैसे प्रतिच्छेद करेंगे, रेखाएं कई स्थान पर प्रतिच्छेद करेंगे। जैसा मान लीजिए ये कोई इक्वेशन है, एक ये मान लीजिए A1x प्लस का B1y प्लस का C1 इक्वल टू 0, और दूसरी जो इक्वेशन आपकी ऐसे जाएगी, ये इस टाइप से। अब देखिए ये कितनी बार यहाँ कट कर रही है, 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 जितनी बार एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद करेंगी उतने ही हल उसके निकल के आएंगे। या सिंपल भाषा में इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि क्या, संपाती होंगी। इस कंडीशन में संपाती होंगी, रेखाएं क्या होंगी, संपाती। संपाती क्या है, एक ही रेखा जो कई बार डिवाइड करेगी दूसरी रेखा को, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हल कैसे निकलते थे, जब एक रेखा दूसरी रेखा को जितनी बार काटेगी उतने ही हल निकलते थे। अब ये देखते हैं इसका तीसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन था A1/A2 B1/B2 C1/C2। इस कंडीशन में पहला तो इक्वल होगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 होगा, लेकिन C1/C2 नहीं होगा। इस स्थिति में समीकरण के कितने हल होते हैं, इस स्थिति में रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर। अब जब समांतर रेखाएं हो जाएंगी तो वो क्या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, नहीं। अगर रेखाएं समांतर हो जाएंगी तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, तो इसमें क्या होगा, कोई हल नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इस स्थिति में रेखाएं समांतर होंगी और इसका कोई हल नहीं निकलेगा। तो ये तीन कंडीशन आपको दी हुई हैं, जो आप दो समीकरणों को देख करके या उसके हम गुणांकों की तुलना करके ये निकाल पाएंगे कि उसके जो एक हल निकलेगा, मतलब अद्वितीय हल होगा। ये पहली कंडीशन थी जब A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो जाए। दूसरा कंडीशन था A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इस स्थिति में रेखाएं संपाती होंगी और इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, मतलब कई सारे इसमें वैल्यू निकल के आएंगी एक्स और वाई की, और रेखाएं कई स्थान पर प्रतिच्छेद करेंगी। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, ये कोई रेखा है, ये दूसरी रेखा है, इसको काटती हुई ऐसे ऐसे जा रही है, तो जितनी जगह पर इसको काटती हुई जाएगी उतने ही उसके मान निकल के आएंगे एक्स और वाई में। तीसरी कंडीशन थी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये दोनों इक्वल होंगे लेकिन ये इक्वल नहीं होगा। इस स्थिति में रेखाएं समांतर, मतलब एक रेखा ऐसी है, एक रेखा ऐसी है, दोनों एकदम सीधी निकलती जाएंगी और एक दूसरे को कभी काटेंगी, इसलिए इसके कोई भी हल नहीं होंगे। अब देखते हैं कि रैखिक समीकरण को हल कैसे करेंगे। तो रैखिक समीकरण को हल करने के तीन तरीके हैं। रैखिक समीकरण को हल करने के तरीके। अब रैखिक समीकरण को हल करने के तीन तरीके हैं। पहला है ग्राफीय मेथड, ग्राफीय विधि। दूसरा दिया हुआ है प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा विलोपन विधि। रैखिक समीकरण को हल करने के लिए इसको तीन विधियां हैं। पहला है ग्राफीय विधि, ग्राफ बना के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापित करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। या विलोपन विधि, विलोपित करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये तीन तरीके हो गए इसको सॉल्व करने के। प्रतिस्थापन को सब्स्टिट्यूट मेथड बोलते हैं,
विलोपन को एलिमिनेशन मेथड, और इसको ग्राफीय मेथड। ठीक है, आइए हम समझते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से। जैसे कि एक ही एग्जांपल लेंगे, इसको तीनों तरीके से आपको करके दिखाएंगे। जैसा कि अगर हमको ग्राफ द्वारा कोई भी दो इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, मान लीजिए x प्लस 3y इक्वल टू 6 दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है 2x माइनस का 3y इक्वल टू 12। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ मेथड से इसको हम पहले बना लेते हैं क्वेश्चन को। जैसे ये देखिए, ठीक है। अब देखिए इसमें हम x की वैल्यू उठाते हैं, मान लीजिए कोई इक्वेशन, पहली इक्वेशन जैसे ले लेते हैं, ये वाली मेथड, ये वाली x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब देखिए इसमें हम y की वैल्यू का निकाल दें, देन 3y इक्वल टू 6 माइनस एक्स। अब इसको ये देखिए मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, y इक्वल टू 6 माइनस एक्स अपॉन 3। यहाँ पर x लिख लेते हैं और यहाँ पर y की वैल्यू ये आया हुआ है, तो y इक्वल टू 6 माइनस एक्स अपॉन 3। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। अच्छा, ये इसमें x की वैल्यू अपने पास से ही कुछ ना कुछ पुट करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए एक बार 0 रख के देख लेते हैं, x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे, यहाँ पर देखिए x की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो क्या है, 6 से 0 जाएगा, हो जाएगा 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है। अभी देखिए दूसरी बार, अच्छा वैल्यू अपने पास से अपने दिमाग से ही रखना है हमको कि वैल्यू क्या रख सकते हैं। अभी आप चाहे तो इसको कुछ वैल्यू रख सकते हैं, 2 रख लीजिए, 5 रख लीजिए, लेकिन आप दिमाग में सोच के ये वैल्यू रखिएगा कि आपका ये जो वैल्यू है ये एकदम मतलब आपके ग्राफ पर आ जाए। नहीं तो बहुत कभी कभी नंबर बहुत बड़े आ जाते हैं, तो इसको हम ग्राफ पे बनाने के लिए बहुत बड़ा ग्राफ बनाना पड़ता है, तो ऐसा नहीं करना है। आपको पहले ही रख करके देख लेने, जैसा कि यहाँ पर 6 दिया हुआ है, आप चाहें तो वैल्यू 6 कर लीजिए। अब अगर x की वैल्यू हम 6 कर लेंगे तो 6 से 6 जाएगा, हो जाएगा 0, को 3 से डिवाइड करेंगे, ये क्या हो जाएगा 0। तो ये पहली इक्वेशन के लिए बन गया। अभी आप दूसरी इक्वेशन के लिए बनाएंगे, इसी के नीचे बनाते हैं दूसरी इक्वेशन के लिए। ये देखिए, और मिनिमम इसकी 2 वैल्यूज़ आपको रखनी पड़ेंगे। जैसे दूसरा इक्वेशन लिया है 2x माइनस का 3y इक्वल टू 12। अब देखिए 3y को उधर भेज देते हैं तो हो जाएगा 2x माइनस 12 इक्वल टू 3y। अब देखो ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, 2x माइनस 12 अपॉन 3 इक्वल टू हो जाएगा y। अब देखिए इसमें x यहाँ लिख लेते हैं और y की वैल्यू यहाँ रखते हैं, लिखा हुआ है 2x माइनस 12 अपॉन 3। अब देखिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, y की वैल्यू अपने मन से आ जाएगी। अगर x की वैल्यू हम क्या पुट कर लेते हैं, 0 पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू अगर यहाँ 0 रखेंगे तो हो जाएगा 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस 12 अपॉन 3। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस का 4। ये हो गया पहला। अब दूसरा अगर हमको पुट करना, कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, मान लीजिए 3 रख लेते हैं इसमें। एक्स की वैल्यू अपने पास से ही रखनी है, सोच के वैल्यू कोई भी हो सकती है। अभी हमने यहाँ पर 3 लिया, आप हो सकता है 4 ले लें, 0 ले लें, कुछ भी ले, 0 तो एक बार लिख चुके हैं तो 0 नहीं लेंगे, कुछ दूसरी वैल्यू लेनी होगी हमको। अब देखिए यहाँ पर 3 अगर रखेंगे तो देखिए 3 2 जा हो जाएगा 6। अब 12 माइनस का 6 प्लस का 12 से 6 जाएगा, हो जाएगा 6 माइनस का, और 6 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 2 जा हो जाएगा 6, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी -2। अब देखिए आपको जो ये आया हुआ है इससे हम ग्राफ एक तैयार करते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए ऐसा कोई ग्राफ बना हुआ है। अब देखिए ये 1 2 3 4 5 और 6, ये x एक्सिस है, इसका x एक्सिस का नेगेटिव साइड, ये y एक्सिस है, और ये y एक्सिस का नेगेटिव पॉइंट 2। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2। अब देखिए ये कहाँ पर होगा, x के साइड पे 0 होना चाहिए यहीं पर, और y के साइड पे 2 होना चाहिए। इसका मतलब ये पॉइंट होगा किस जगह पर, इस जगह पर होगा 0,2। ये पॉइंट है 0,2 वाला। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आया था x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 है। अब देखिए x की वैल्यू, x के साइड पे 6 और y की वैल्यू 0, इसका मतलब ये पॉइंट ये वाला होगा 0,6, नहीं 6,0 है, 6 सॉरी 6,0 है। ठीक है, ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब अगर हम इस वाले इक्वेशन की बात करें तो इसमें देखिए x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4 है। ये देखिए ये पॉइंट हो जाएगा, इस पॉइंट, ये जो यहाँ पर डार्क किया गया है इस जगह पर देखिए ये 0,-4 वाला पॉइंट है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब दूसरा पॉइंट है 3,-2। अब ध्यान से देखिए x के साइड पे 3, ये देखिए इस जगह पर आएगा, और y के साइड पे -2, तो इस जगह पर ये पॉइंट कहीं होगा 3,-2। ठीक है। अब क्या करेंगे, पटरी लेंगे, इसको मिलाते हुए ऐसे लाइन खींच देंगे ऐसे,
ठीक है, और एक दूसरी इधर से लाइन बनाएंगे ऐसे करके जाती हुई इस जगह पे। तो इसका जो आंसर होगा, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स की वैल्यू 6 आ रही है और वाई की वैल्यू 0 आ रही है। देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों ग्राफ मिल रहे हैं, एक दूसरे को काट कट कर रहे हैं, वही पॉइंट क्या होता है, इन दोनों समीकरण को हल होता है। देखिए एक्स की वैल्यू 6 आ रही है और वाई की वैल्यू 0 आ रही है, तो ये हो गया इसका ग्राफीय मेथड से उसका हल। अब आइए दूसरा मेथड देखते हैं, प्रतिस्थापन विधि। इक्वेशन यही रहेंगी, मान लीजिए एक्स प्लस का 3y इक्वल टू 6, दूसरा है 2x माइनस का 3y इक्वल टू 12। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है कि एक की वैल्यू उठाकर दूसरे में रख देना है। जैसे मान लीजिए ये वाला हम पहले वाला ले लेते हैं कि x प्लस का 3y इक्वल टू 6 है, इसको उधर भेज देते हैं। x इक्वल टू माइनस का 3y, इधर प्लस का था उधर माइनस का, और प्लस का 6 पहले से ही था। अब देखिए ये वैल्यू हम क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो 6 पहले लिख लीजिए, माइनस का 3y बाद में लिख लीजिए। अब ये वैल्यू मतलब इस समीकरण से हमने ये वैल्यू निकाली, अब ये वैल्यू दूसरे समीकरण में रखना है। ठीक है, देखिए इसका नाम रख लीजिए, इसको पहला समीकरण, ये दूसरा कर लीजिए, और ये तीसरा यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर। आइए रखते हैं वैल्यूज। 2x की वैल्यू है क्या, 6 माइनस 3y। देखते हैं इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ में, 6 दूनी 12 हो जाएगा, माइनस का इसको गुणा कर देते हैं, 3 दूनी 6y और माइनस का 3y इक्वेशन में ही था, ये देखिए 3y वाला इक्वल टू 12। आगे देखते हैं 12 माइनस ये देखिए 6y और 3y दोनों माइनस में, इसलिए जोड़ दिया जाएगा, 6 और 3 9y इक्वल टू 12। अब देखिए इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो 12 इसको इधर लाएंगे, माइनस का 12 इक्वल टू हो जाएगा 9y। ठीक है, अब देखिए 12 से 12 जाएगा, हो जाएगा 0 इक्वल टू 9y। 9 इधर गुणा में इधर आएगा भाग में, तो 0/9 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, जो कि हमने पिछले वाले में भी निकाली थी। अब ये y की वैल्यू उठाकर किसी भी समीकरण में, ज़्यादातर आप कोशिश करिए कि तीसरी समीकरण में रखिए ताकि इसकी वैल्यू जल्दी निकल जाए। अभी इसमें भी रखेंगे तब भी वैल्यू वही आएगी, इसमें भी रखेंगे तब भी वैल्यू वही आएगी, लेकिन इसमें रखने से इसमें पहले ही इधर उधर प्रतिस्थापित किया गया है, कुछ करना नहीं है, इसमें सिर्फ वैल्यू रख देना, आंसर ले लेना। तो ये वाली वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं, तो रख दीजिए x इक्वल टू 6 माइनस 3y और y की वैल्यू है 0, तो x इक्वल टू 6 माइनस 0 देन x 6। अब देखिए यहाँ से y इक्वल टू 0 हो गया और x इक्वल टू 6 हो गया। इसी इक्वेशन को आपने ग्राफीय मेथड से जब सॉल्व किया था तो इसकी वैल्यू भी वही आई थी, x की वैल्यू 6 आई थी और y की वैल्यू 0 आई थी। अब आइए इसका तीसरा मेथड समझते हैं। आइए देखते हैं इसका तीसरा मेथड। तीसरा मेथड कैसे, यही दो इक्वेशन ले लेते हैं, x प्लस का 3y इक्वल टू 6, दूसरा लिखा हुआ है 2x माइनस का 3y इक्वल टू 12। आइए देखते हैं इसमें हमको क्या करना होगा, या तो x वाला या फिर y वाला, इसके एक गुणांक हमको इक्वल करने होंगे। अभी ध्यान से देखिए चिन्ह को छोड़ करके, अभी यहाँ से देखिए आप y के गुणांक पहले ही इक्वल हमको दिखाई दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको या तो जोड़ देंगे तो घटा देंगे। अब देखिए इसको कैसे कट किया सकता है, जैसे इसको अब हम जोड़ना चाहें, यहाँ पर जोड़ देते हैं। अच्छा जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, अगर दोनों के साइन एक जैसे होते हैं, मतलब ये अगर प्लस होता है ये भी प्लस होता है, तो घटा देते, क्योंकि हमको पता है घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस का था माइनस हो जाता है, ये प्लस माइनस हो जाता है, ये माइनस ये प्लस हो जाता है, और ये प्लस था ये माइनस हो जाता है। ठीक है, अभी जोड़ेंगे तो ध्यान से देखिए, इसको जोड़ेंगे, एक्स वाला एक्स में जोड़ेगा, 2x प्लस एक्स जुड़ेगा, ये हो जाएगा 3x। अब ध्यान से देखिए ये प्लस का और ये माइनस का दोनों इक्वल है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इक्वल टू था, इक्वल टू लगा दीजिए, 12 और 6 18। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, x इक्वल टू 18/3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। अब x की वैल्यू 6 आ गई, ये वैल्यू उठा के किसी एक समीकरण में आप वापस पुट कर दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक है, जब समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो देखिए क्या बनेगा आपका, x की वैल्यू है 6 प्लस का 3y इक्वल टू 6, ये 6 उधर जाएगा, हो जाएगा 3y इक्वल टू 6 माइनस 6, देन 3y इक्वल टू 6 से 6 जाएगा 0, ये मल्टीप्लाई में 0 के उधर जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा 0। ये देखिए अब यहाँ से भी आपके x की वैल्यू 6 निकल के आई है और y की वैल्यू 0 निकल के आएगी। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज में यही 3 तरीके इस्तेमाल करने हैं इस चैप्टर में।
उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।